नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो है 54 जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो जो अभी बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल्स की, तो उसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कौन सी बैठक थी, तो ये 54th बैठक थी। इसकी बैठक के दौरान कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट की समीक्षा के लिए क्या किया गया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के गठन की घोषणा की गई है और इस समूह को अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। बाकी जो दवाइयों पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर कैंसर की दवाइयों पर 5% कर दिया गया है। कुछ टेस्टी फूड्स पर जीएसटी रेट जो है 18% से घटा करके 12% कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा पर जीएसटी 18% से घटा करके 5% किया गया है। कार सीट पर टैक्स जो है वो इंक्रीज किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कितना इंक्रीज किया गया है, तो 28% किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। ये जो है परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में दे रखा है। ये अनुच्छेद जो है जीएसटी परिषद के गठन, उसके कार्य और अधिकारों को निर्धारित करता है। ये जो कर है ये इनडायरेक्ट कर है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट कर है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जुलाई 2017 से हुई थी और इसको किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है, तो 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। इसको जो है लागू करने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। 1954 में इसको जो है लागू किया गया था। तो ये किसने लागू किया था, ये फ्रांस ने लागू किया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। केंद्र सरकार ने 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए हैं। जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल कितना है, तो जो सॉलिसिटर जनरल है उनका कार्यकाल, महान्यायवादी का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये जो है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है जो उनकी हेल्प के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इंडिया के 6 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की है। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। इसमें 6 के नाम दे रखे हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। जो न्यू सॉलिसिटर जनरल है उनकी अवधि कार्यकाल की 3 वर्ष की रहेगी और ये जो है भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो अटॉर्नी जो जनरल होते हैं, अटॉर्नी के इनके जो स्टेप बाय अटॉर्नी जनरल, फिर सॉलिसिटर जनरल, फिर आते हैं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आते हैं। तो जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी को जो है अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी बोलते हैं। संवैधानिक पद एक संवैधानिक पद है जिसको अनुच्छेद 76 के अंतर्गत रखा गया है। ये जो होते हैं ये लीगल एडवाइज़र होते हैं भारत सरकार के। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। अभी जो प्रेसिडेंट इसके हैं वर्तमान में वो हैं आर वेंकट रमनी हैं। ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं ये अटॉर्नी जनरल के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी हैं। इंडिया का जो सॉलिसिटर जनरल कई अदर जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इनका जो काम होता है ये कई अदर सॉलिसिटर जनरल की मदद लेकर भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, उनकी सहायता करते हैं। करंट में जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो तुषार मेहता हैं। ओके, तुषार मेहता हैं। अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बना है। तो अभी हाल ही में इसको बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ये है ऑप्शन ए, नेपाल को शामिल किया गया है। ठीक है, नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बना है।
सदस्य के रूप में नेपाली दूतावास के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र थापा और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह की बैठक के दौरान इस सिलसिले में दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया था। जून 2000 इससे पहले जो है, याद रखिएगा, इसी साल एक और देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सदस्य का दर्जा मिला है, वो है पराग्वे गणराज्य। ठीक है, और ये 100वां पूर्ण सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जो गठन हुआ था देख लेते हैं। जो सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इस भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान इसकी शुरुआत की थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, भारत में है। उद्देश्य जो है इसका सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये जो है सितंबर 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 4 साल पूरे हो गए हैं, इसीलिए ये जो है अभी हाईलाइट है। इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई थी। इस योजना को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2021 और वित्तीय वर्ष 24-25 तक 5 साल की अवधि के लिए लागू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वह जो फिशरमैन एंड फिश की कृषि करने वाले जो किसान होते हैं उनकी सामाजिक और इकोनॉमिक रूप से उनको मजबूत करना है। सेकंड जो उद्देश्य है वो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना है। जो ब्लू इकोनॉमी होती है वो जैसे जो शिपमेंट हैं, समुद्री जो इकोनॉमी होती है उसको बढ़ाना है, उसमें जो है उसका विकास करना है, उसके जो व्यापार होता है उसको प्रोग्रेस करना है। ठीक है, उसी को ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं और इसका जो लक्ष्य है वो 2024-25 तक है। अगला है सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन जो हुआ है उसकी थीम क्या है? देखिए, ये थीम इम्पॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि थीम अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं थीम से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेपिंग एंड सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर को होना है इसका। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का इनॉग्रेशन करेंगे 11 सितंबर को। सेमिकॉन इंडिया 2024 का जो आयोजन है वो 11 से 3 सितंबर तक किया जाएगा, जिसकी थीम क्या है? सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, इस सम्मेलन में ग्लोबल लीडर्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज और जो स्पेशलिस्ट हैं वो जो है भाग लेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रणधीर सिंह, ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन सी अवनी लेखरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रणधीर सिंह को अभी चुना गया है। रणधीर सिंह को ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनकी जो नियुक्ति है वो 4 साल के लिए की गई है, 2024 से 2028 तक इनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक और 1982 के दिल्ली एशियाई खेलों में कांस्य पदक, 1986 के सियाल एशियाई खेलों में टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस एशियाई ओलंपिक परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1949 में नई दिल्ली में हुई थी। इससे पहले जो इसका नाम था वो एशियाई खेल महासंघ के रूप में हुई थी। ठीक है, 1981 में इसका नाम एशिया ओलंपिक परिषद पड़ा, जिसका मुख्यालय जो हो गया वो नई दिल्ली से कुवैत ट्रांसफ़र हो गया। ओके, यह एक गैर सरकारी संस्था है जो एशिया में खेलों का संचालन करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये बताइएगा। तो पहला है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ये किस मंत्रालय के अधीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ओके, इस 10 सितंबर को भी होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के फर्स्ट फाउंडेशन डे में समारोह को संबोधित किया था, जिसके दौरान इस समारोह के दौरान 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। पहला है साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में स्थित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में की गई है। इसका कार्य है फाइनेंशियल जो क्राइम के जो सॉल्यूशंस के लिए जो है इसका निपटाने के लिए किया जाएगा। ओके, अगला है साइबर कमांडो। यह कार्यक्रम ट्रेंड जो साइबर कमांडोज होते हैं उनकी स्पेशल टीम तैयार करेगा, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उनकी जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए मदद करेगा। अगला है समन्वय प्लेटफॉर्म। ये जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी सिस्टम है। ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, उनमें साइबर क्राइम डेटा को कलेक्ट करना है, शेयर करना है, क्राइम मैपिंग एनालिसिस के लिए इसका गठन किया गया है। इसमें जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनको आसानी से क्या किया जाएगा, समन्वय कर सकेगी, इसलिए इसका गठन किया गया है। अगला है सस्पेक्ट रजिस्ट्री। जो सस्पेक्ट रजिस्ट्री जो है इसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनके सहयोग से जो सस्पिशियस पर्सन्स होते हैं उनकी पहचान दर्ज की जाएगी, ताकि जो फ्रॉड वाले काम होते हैं ना उनको कम किया जा सके, जितने भी रिस्की रहते हैं उनको कम करना है। अगला है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, चौथा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 अक्टूबर 2018 को होम मिनिस्ट्री के साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है, साइबर क्राइम से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना जो है इसका उद्देश्य है। ओके दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको जो है शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।